हेलो एवरीवन, सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र की कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ टॉपिक वाइज जो सीटेट में सिलेबस दिया गया है मैथ्स पेडागोजी का आपके साथ डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट की परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही हमसे गणित शिक्षा शास्त्र यानी कि मैथ्स पेडागोजी पूछी जाती है। अगर हम देखें पेपर 1 में जो हमसे गणित पूछी जाती है, इसके अंदर जो पैडागोजी है ये हमारी 15 नंबर की आती है, जबकि अगर आपने पेपर 2 में मैथमेटिक्स एंड साइंस फिल किया हो तब आपको मैथ्स पैडागोजी के क्वेश्चन करने को मिलेंगे। और मैथ्स पैडागोजी जो पेपर 2 में पूछी जाती है वो हमसे 10 नंबर की पूछी जाती है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की मैथ्स पैडागोजी यानी कि गणित शिक्षा शास्त्र की कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ इंग्लिश पैडागोजी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ पेपर 2 की मैंने साइंस की कंप्लीट रिवीजन सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और पेपर 1 के मैंने पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी की भी कंप्लीट रिवीजन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियो की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अब चलिए पहले टॉपिक को जरा डिस्कस करें। पहली यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। और इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गणित यानी कि मैथमेटिक्स क्या है। अगर हम शब्दकोश के अंदर डिक्शनरी के अंदर गणित का अर्थ देखें तो हमें पता चलेगा इट इज अ साइंस ऑफ नंबर और स्पेस। यानी कि मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है, ये एक तरीके से विज्ञान का काम करता है अंकों के लिए और स्पेस के लिए। और हिंदी में हम मैथमेटिक्स को किस नाम से जानते हैं? हिंदी में हम मैथमेटिक्स को गणित के नाम से जानते हैं। और गणित क्या है? गणित यहाँ पे गणना का विज्ञान है, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन है। अब चलिए आगे जरा गणित की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, मैथमेटिक्स की कुछ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। पहली परिभाषा हमारे सामने है जो कि रॉजर बैकन द्वारा दी गई है। इनका ये मानना था कि गणित क्या है? इट इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल साइंसेस। इनका ये मानना था मैथमेटिक्स एक तरीके से गेटवे का काम करता है, एक तरीके से द्वार का काम करता है हर तरीके की विज्ञान के लिए। और लॉकी का क्या मानना था? इनका यह मानना था इट इज अ वे टू सेटल इन द माइंड अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। यानी कि किसी भी इंसान के दिमाग में एक तरीके से तर्क लगाने की हैबिट यानी कि आदत डालने का एक तरीका है। अगर हम गणित को सीखते हैं तो उससे हमारे विज्ञान के द्वार तो खुलेंगे ही खुलेंगे, इसके साथ साथ हम लॉजिकल तरीके से किसी चीज के बारे में सोच पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की विशेषताएं। पहला कैरेक्टर यहाँ पे इट इज अ साइंस ऑफ कैलकुलेशन। गणित क्या है? एक तरीके से गणना का विज्ञान माना जाता है। अगला पॉइंट है इट इज सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड एग्जैक्ट ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि ये एक तरीके से व्यवस्थित, संगठित और एक सटीक शाखा मानी जाती है विज्ञान के लिए। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गणित और विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब चलिए कुछ और विशेषताओं को जरा डिस्कस करें। अगला पॉइंट हमारे सामने है गणित क्या है? गणित एक तरीके से यहाँ पे हमें तार्किक अनुक्रमण यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस लगाने में मदद करता है। अगला पॉइंट है इट इन्वॉल्व हाई कोग्निटिव एबिलिटी। हम ये बोल सकते हैं कि गणित के अंदर उच्च संज्ञानात्मक क्षमताएं शामिल होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तार्किक तर्क हम लगाते हैं, इसके अलावा रीजनिंग हमें आती है और संज्ञानात्मक क्षमताएं भी हमारी बढ़ती है, यानी कि कोग्निटिव एबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति का पहला पॉइंट है अ साइंस ऑफ डिस्कवरी। यानी कि मैथमेटिक्स क्या है? एक तरीके से खोज का विज्ञान माना जाता है।
अगला पॉइंट है एन इंटेलेक्चुअल गेम, यानी कि एक तरीके से ये बौद्धिक खेल माना जाएगा। आप जब इंटेलेक्चुअल तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, बौद्धिक रूप में किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर पाएंगे और कहीं ना कहीं गणित में आप सटीक तरीके से किसी चीज़ के बारे में सोच पाएंगे। अगला पॉइंट है अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल प्रोसेस, यानी कि किसी भी तार्किक प्रक्रिया का एक तरीके से सिस्टम ये माना जाता है गणित। अब चलिए आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करें। अगला पॉइंट हमारे सामने है आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, यानी कि गणित की मदद से हम किसी भी चीज को लेके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट मीन ऑफ जनरलाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज का सामान्यकरण करने के लिए ये एक अच्छा तरीका माना जाता है कि हम गणित के स्वरूप को यहाँ पे समझें। तो इस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया गणित क्या है, गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके अलावा गणित की विशेषताएं और साथ ही साथ गणित की प्रकृति। अब चलिए अगले यूनिट को डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे अगला यूनिट जो कि है एनसीएफ 2005, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के नाम से भी जानते हैं, जिसे एनसीईआरटी द्वारा प्रसारित किया गया है, यानी कि एनसीईआरटी ने इसे पब्लिश किया है। इससे पहले ऑलरेडी 3 और अलग अलग फ्रेमवर्क हमारे सामने आए थे जो कि 1975, 1988 और 2000 यानी कि 2000 में इन्हें पब्लिश किया गया था। और ये एनसीएफ का चौथा एडिशन माना जाता है, जिसे हम एनसीएफ 2005 के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए इसके अंदर हमें क्या गाइडलाइन दी गई है इनको जरा डिस्कस करें। ये जो एनसीएफ 2005 है, इसके अंदर हमें ये बोला गया है कि हमें बच्चों को एक ऐसा ज्ञान देना है, बच्चों को एक ऐसा नॉलेज देना है जो बच्चों को क्लासरूम तक सीमित ना करे। हमें बच्चों की जो नॉलेज है उसे उनकी रियल लाइफ से जोड़ना है। हमें स्कूल से बाहर की जो नॉलेज है वो भी क्लासरूम के साथ कनेक्ट करना है। अगला पॉइंट है इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड। यहाँ पे बोल रखा है कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे सिर्फ चीज़ों को रटे ना, बच्चे चीज़ों को सीख के उस चीज़ के बारे में समझ हासिल कर पाए। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट जो कि हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंदर दिया गया था। अगला पॉइंट है इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि हमें पाठ्यक्रम को समग्र बनाना है ताकि वो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रहे, उसके आगे भी बढ़े। अगला पॉइंट है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। यहाँ पे बोल रखा है कि हमें जो परीक्षाएं लेनी है उन्हें थोड़ा लचीला बनाना है और इस तरीके से हमें बच्चों को तैयार करना है कि बच्चे यहाँ पे बर्डन फील ना करें और कहीं ना कहीं जो कक्षा में हमें ज्ञान दे रहे हैं हमें उसके साथ यहाँ पे एग्जामिनेशन को जोड़ना है। अब चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बता रखा है ये जो एनसीएफ है, एनसीएफ के अंदर स्कूली गणित को किस तरीके का स्थान दिया गया है, यानी कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से पढ़ाएं, इससे रिगार्डिंग हमें क्या गाइडलाइन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स रेदर देन फेयर इट, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है कि हमें क्या करना है कि बच्चे गणित से यहाँ पे घबराए ना, यहाँ पे गणित का बच्चे आनंद ले। हमें इस तरीके से बच्चों को गणित का शिक्षण कराना है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, हमें इस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है। ये जो टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स होता है ये एक तरीके की विधि है जिसके अंदर हम एक पैरा को किसी और आइटम के साथ लिंक करते हुए चलते हैं, यानी कि आपको इस तरीके से ज्ञान देना है कि वो आपस में लिंक होते चले जाए, जिसे हम टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है चिल्ड्रन पॉज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम, यानी कि बच्चे यहाँ पे किसी भी समस्या का समाधान अर्थपूर्वक कर सके, यानी हमें एक तरीके से मीनिंगफुल लर्निंग बच्चे को देनी है। तो देखिए यहाँ पे गणित को लेके एनसीएफ के अंदर ये बोला गया कि हमें बच्चों को गणित को एक तरीके से बर्डन की तरह नहीं पढ़ाना, बच्चे गणित का यहाँ पे आनंद ले सके, गणित को मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सके, हमें इस तरीके से बच्चों की लर्निंग करानी है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में कुछ और पॉइंट लिखे गए। यहाँ पे है
चिल्ड्रन सी मैथमेटिक्स एज समथिंग टू टॉक अबाउट। हमें बच्चों को इस तरीके से तैयार करना है कि बच्चे गणित पे बातचीत कर सके, यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जब कभी कोई प्रॉब्लम बच्चा सॉल्व करे, जब किसी समस्या को हल करने का सोचे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा कर सके और साथ में मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यानी कि किसी समस्या का समाधान बच्चा मिलके करे, ताकि बच्चे की पीयर लर्निंग और इंटरेक्शन भी यहाँ पे हो सके। तो इस तरीके से बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्किल और साथ ही साथ पीयर इंटरेक्शन भी बच्चे का इंक्रीज होगा। ये सारे पॉइंट हमें एनसीएफ यानी कि राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंदर गणित को लेकर ये सारी गाइडलाइंस हमें दी गई थी। अब चलिए आगे जरा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें जो कि एनसीएफ 2005 पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, Which of the following is not an objective of teaching mathematics at primary level according to NCF 2005? राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं माना जाएगा गणित शिक्षण के लिए, वो भी प्राथमिक स्तर पे। पहला है प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एक्सट्रैक्ट मैथमेटिक्स, यानी कि बच्चों को यहाँ पे हम प्रिपेयर करें कि वो हायर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स को सीख पाए। अगला है मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि गणित को बच्चों की लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमें प्राथमिक स्तर पे और साथ ही साथ जूनियर लेवल पे भी हम लोगों को इस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ानी है कि हम लोग बच्चे की लाइफ के साथ उस चीज़ को कनेक्ट कर सके। अगला है प्रॉम्प्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल, यानी कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम पोजिंग स्किल बच्चे के अंदर आ जाए। कहीं ना कहीं हमें बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखानी है, तो ये पॉइंट भी नहीं आ सकता। अगला है प्रमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चों के अंदर जो तार्किक तर्क है इस चीज को हम बढ़ावा देंगे। तो देखिए ये तीनों पॉइंट नहीं हो सकते, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 एम्पथाइज ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग एज इट फोकस। एनसीएफ 2005 के अंदर हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से लर्निंग हम कराते हैं, तो इसमें हम किस चीज़ पे ज़्यादा बल देते हैं। पहला पॉइंट है कि हम लोग इफेक्टिव लेक्चर दें टीचर के द्वारा। तो देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो होता है वो बच्चों के लिए होता है और बच्चे यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखते हैं, तो इफेक्टिव लेक्चर देना ये इंपॉर्टेंट फोकस नहीं हो सकता। अगला है मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, यानी कि किसी परिभाषा और सूत्र को यहाँ पे याद करने को देना। देखिए गणित के अंदर हम कभी भी मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला है कि हम लोग बच्चों को बोलें कि वो रेगुलर और टाइम के साथ अपना होमवर्क सबमिट करें, तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर थ्रू एंगेजिंग एक्टिविटी। यहाँ पे बोल रखा है कि एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित में हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के थ्रू कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन कराते, कहीं ना कहीं बच्चों को किसी एक मीनिंगफुल एक्टिविटी के साथ एंगेज करके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एनसीएफ 2005 एम्पथाइज दैट। यहाँ पे बोल रखा है कि एनसीएफ 2005 किस चीज पे ज्यादा बल देता है। पहला ऑप्शन है कि गणित को हमें किसी सिलेक्टिव बच्चों को ही पढ़ाना चाहिए। तो देखिए ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात की जा रही है, ये ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं हो सकता। अगला यहाँ पे है कि मैथमेटिक्स में हर बच्चा एक तरीके से सक्सीड करे, यानी कि बढ़े और उन्हें बढ़ावा मिले, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात लिखी गई है, तो इसे जरा होल्ड पे रखते हैं। अगला यहाँ पे है कि बच्चों का पहले टेस्ट लें और ये चेक करें कि बच्चों की लॉजिकल एबिलिटी क्या है और इसके हिसाब से हम बच्चों का सेक्शन करें। तो देखिए हम लोग पहले से ही बच्चों को यहाँ पे जज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। अगला यहाँ पे है कि मैथमेटिक्स के करिकुलम को एक लो अचीवर के लिए यहाँ पे सेपरेट करना चाहिए। तो देखिए सेपरेशन सेग्रीगेशन जो होता है, यानी कि जब हम बच्चे को इंक्लूजन से बाहर निकाल देते हैं, समावेशी कक्षा नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं आ सकती। तो आप ये कभी नहीं कर सकते कि अपने करिकुलम में से जो लो अचीवर वाले बच्चे हैं उनको सेपरेट कर दे, अलग कर दे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेगेटिव जाता है। एनसीएफ 2005 इस चीज पे बल देता है कि
हर बच्चे का मैथमेटिक्स में सक्सेस मिलनी चाहिए, हर बच्चे का मैथमेटिक्स में एक तरीके से प्रोग्रेस होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा दूसरा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स का मतलब क्या है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अंदर जो ये टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन किया गया है इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम, यानी कि किसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है क्रिएटिंग मैथ्स गेम, यानी कि हम गणित के अलग अलग खेल यहाँ पे बना सकते हैं, तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है प्रोवाइडिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा किसी चीज को करके सीखे, इसके अंदर ये बताया गया है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन है बिल्डिंग ऑफ वन कॉन्सेप्ट ऑन अनदर करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को क्या करना है कि एक कॉन्सेप्ट के साथ दूसरे कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बिल्ड करना है कि बच्चा एक तरीके से यहाँ पे करेक्ट आंसर की तरफ या फिर आप कह लीजिए करेक्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ सके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट को जरा डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लूम वर्गीकरण, जिसे हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमारे गणित शिक्षा शास्त्र में मैथ्स पेडागोजी के अंदर। ये जो हमें ब्लूम टेक्सोनॉमी है ये एक साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया गया था और इन्होंने हमें 3 सेट दिए हायरार्किकल मॉडल के, जिसे हम 3 पदानुक्रमित मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे होते हैं, यानी कि शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उसको यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो चलिए इस मॉडल को जरा समझते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 3 डोमेन जो कि हमें एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव के दिए गए थे, यानी कि शिक्षण को लेके जो उद्देश्य दिए गए थे, जिसके 3 अलग अलग डोमेन हमें दिए गए। पहला डोमेन है कोग्निटिव, जिसे हम संज्ञानात्मक के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे संज्ञान से जुड़ा होता है। इसके अंदर हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से हमारा थिंकिंग पैटर्न है, इस चीज पे हम बल देते हैं। अगला जो डोमेन हमें इस हायरार्किकल मॉडल के अंदर बताया गया है वो है अफेक्टिव, जिसे हम सकारात्मक के रूप से जानते हैं, जिसके अंदर हमारी फीलिंग, हमारे इमोशन, इन चीजों को रखा गया है। अगला जो डोमेन हमें दिया गया है वो है मनोचिकित्सा, जिसके अंदर हम किस तरीके से किसी काम को कर रहे हैं, किसी काम को किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, उन सारे एरिया को यहाँ पे रखा गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 अलग अलग उद्देश्यों को, 3 अलग अलग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को रखा गया कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के अंदर। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। बेंजामिन ब्लूम की ये जो टेक्सोनॉमी हमें दे रखी थी, इसके 2 अलग अलग वर्जन हैं, एक ओल्ड वर्जन है और एक न्यू वर्जन है। दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे दिए गए। सबसे पहले अगर आप देखें तो ओल्ड वर्जन के अंदर सबसे नीचे बेस पर रखा गया है हमारी नॉलेज, यानी कि हमें किसी चीज़ के बारे में कितना पता है, और जो हमारा नया वर्जन बनाया गया इसके अंदर रखा गया है यहाँ पे रिमेम्बरिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम कितना याद रख पाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप ओल्ड वर्जन के अंदर देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि हम किसी चीज़ को कितना कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, किसी चीज़ को कितना इलाबोरेट कर सकते हैं। और नए वर्जन के अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में कितनी समझ बना पा रहे हैं, इस चीज़ को रखा गया है। अगला जो लेवल है वो दोनों में सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, यानी कि हम उस चीज़ को कितना अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं नए वर्जन के अंदर भी यहाँ पे अप्लाई वर्ड लिखाया गया है, यानी कि अप्लाइंग, हम उस चीज़ को कितने बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट भी यहाँ पे सेम है। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालिसिस, और यहाँ पे एनालाइजिंग लिखा गया है। एनालिसिस मतलब हम उस चीज़ के बारे में कितना पता लगा पाते हैं, और एनालाइजिंग का भी यही मतलब होता है कि हम उसे कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, कितना हम उस चीज़ के बारे में पता लगा पा रहे हैं। अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालाइज करने के ओल्ड वर्जन के अंदर यहाँ पे हमारा सिंथेसिस शब्द रखा गया है, यानी कि हम उन टुकड़ों को किस तरीके से इकट्ठा कर पा रहे हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे कर रहे हैं इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। अगर हम नए वर्जन की बात करें तो एनालाइजिंग के बाद यहाँ पे इवैल्यूएटिंग शब्द को रखा गया, यानी कि यहाँ पे हम मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करने के बाद एक और स्टेज रखी गई है, यानी कि क्रिएटिंग। इससे हम कोई नई चीज़ यहाँ पे क्रिएट करेंगे।
ये जो नया वर्ज़न है इसके अंदर सबसे पहले हम किसी चीज़ को कितना याद रख पा रहे हैं, उसके बाद उसे कितना समझ पा रहे हैं, फिर हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं और लास्ट तक आते-आते हम उससे कोई नई चीज़ हम क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस चीज़ की समझ हमारे अंदर आ जाती है। अब चलिए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं जो कि नए वर्ज़न के अंदर ये सारे टर्म दिए गए थे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिमेंबर यानी कि याद रखना। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। रिमेंबरिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, एक है रिकॉग्नाइजिंग, अगला है रिकॉलिंग। यानी कि किसी चीज़ को पहचानना और पहचानने के बाद उस चीज़ को हम कितना याद रख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारी स्मृति यानी कि जो हमारी मेमोरी है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हमारी मेमोरी कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, हमने जो सीखा है वो हमें कितने देर तक याद रह पा रहा है। ये पहले स्टेज में आता है जिसके अंदर हम रिमेंबरिंग का प्रोसेस करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमारी समझ यानी कि किसी चीज़ के बारे में हम कितनी समझ बिठा पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के अंदर यानी कि समझने के अंदर हमारी जो मौखिक, लिखित और ग्राफिक जो संचार होते हैं उसे हम कितने अच्छे तरीके से किसी और के सामने रख पा रहे हैं, इस चीज़ की हमारे अंदर समझ आ जाती है। यानी कि डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैसेजेस इंक्लूडिंग ओरल, रिटन एंड ग्राफिकल कम्युनिकेशन। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में व्याख्या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, सबसे पहले इंटरप्रिटेटिंग, और उसके बाद व्याख्या करने के बाद उसे हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये सेकंड स्टेज के अंदर आता है। इसके बाद यहाँ पे आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब है यहाँ पे वर्गीकृत करना। इसे हम अपने भाषा में, अपने लेवल में इसे हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और लास्ट में यहाँ पे आता है इसे हम संक्षेप में यानी कि समराइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सबसे पहला स्टेज आ जाता है हमारा रिमेम्बरिंग यानी कि याद रखना। यह हमारी मेमोरी, हमारी कहीं ना कहीं हमारी याद करने की जो क्षमता है उस पे आधारित होती है, रिमेम्बरिंग यानी कि याद रखने की क्षमता। और जो दूसरा जो स्टेप है यह है हमारी समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग, हम किसी चीज़ के बारे में कितनी समझ यहाँ पे बना पा रहे हैं। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं अप्लाई यानी कि लागू करना। हमने जो सीखा है हम उसे कितने बढ़िया तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं, इस चीज़ के अंदर हमारे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं निष्पादन, और उसके बाद आएगा इम्प्लीमेंटिंग यानी कि उस चीज़ को हम किसी क्रिया में लेके आते हैं। यानी कि यहाँ पर हम उस चीज़ का यूज़ करना सीख रहे हैं एक प्रोसीजर के अंदर, एक यहाँ पे हम प्रक्रिया के अंदर उसका प्रयोग करना यहाँ पे सीख पा रहे हैं। अगला जरा स्टेज जरा हम डिस्कस करें, अगला स्टेज है एनालाइज यानी कि विश्लेषण करना। इसके अंदर जो हमें सामग्री दी जाती है, जो हमें मटेरियल दिया जाता है, उसको हम टुकड़ों में तोड़ते हैं और सारे घटकों को देखते हैं, यानी कि सारे पार्ट्स को हम वहाँ पे एग्जामिन करते हैं और उसके हिसाब से हम उन्हें जोड़ते हैं अपने पर्पस के अनुसार, यानी कि हमारे जो उद्देश्य है उसके अनुसार उन्हें समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें विभाजित कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें आयोजित कर रहे हैं, यानी कि उन्हें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ, यानी कि एक ऐसे समझ की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए अब अगला स्टेज ज़रा डिस्कस करें। अगला स्टेज है इवैल्यूएट करना यानी कि मूल्यांकन करना। यहाँ पे हम एक तरीके से कितने मापदंड और मानकों के आधार पे यानी कि किसी क्रिटिक और स्टैंडर्ड के आधार पे हम किसी चीज़ को जज कर रहे हैं, यहाँ पे हम निर्णय ले रहे हैं। तो इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएंगे कि हम किसी चीज़ का जांच कर रहे हैं यानी कि किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं और उसके बाद उसको आलोचित कर रहे हैं, उस पर आलोचना कर रहे हैं यानी कि क्रिटिक कर रहे हैं। अब चलिए अगला जरा स्टेज डिस्कस करें जो कि लास्ट स्टेज माना जाता है, जिसमें हम कोई नई चीज़ बनाते हैं यानी कि क्रिएट करते हैं। अब देखिए अगर आपने कोई चीज़ सीखी है और उससे आप कोई नई चीज़ बना पा रहे हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है जिसके अंदर हम एक ओरिजिनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करते हैं, यानी कि एक नया उत्पाद हम यहाँ पे बना के देते हैं। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पे जर्नलाइज करना, प्लान करना और लास्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट हम बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। और बीएस ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है इसके अंदर हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, इसके अंदर हमें तीन इंपॉर्टेंट डोमेन याद रखने हैं। सबसे पहले था कोग्निटिव, अगला था अफेक्टिव और तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। इससे रिलेटेड हमारी सीटेट की परीक्षा में कई बारी प्रश्न पूछे गए। अब चलिए अगली यूनिट को जरा डिस्कस करें।
अब हम डिस्कस करेंगे अगला यूनिट जो कि ह्यूरिस्टिक मेथड अनुसंधान विधि पे बेस्ड है। ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द जो कि है ह्यूरिस्को इससे हुई है, जिसका मतलब है आई फाइंड आउट, यानी कि मुझे पता चलता है। इस विधि के अंदर हम लोग करते क्या है, विद्यार्थियों को कोई चीज खोजने के लिए हम छोड़ देते हैं, यानी कि बच्चा खुद यहाँ पे करके उस चीज के बारे में पता लगाता है। सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है ह्यूरिस्टिक वर्ड का क्या मतलब है। इस शब्द का मतलब है आई फाइंड आउट, यानी कि बच्चा यहाँ पे किसी चीज की डिस्कवरी करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अनुसंधान विधि है इसके कुछ सिद्धांत। पहला सिद्धांत है गतिविधि या करके सीखने का सिद्धांत। हम लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे बल किस चीज पे देते हैं कि बच्चा किसी चीज को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीखे। अगला सिद्धांत है अनुभव का सिद्धांत, यानी कि बच्चों को यहाँ पे एक्सपीरियंस मिले, और एक्सपीरियंस हम तभी ले पाएंगे जब हम उस चीज को खुद यहाँ पे करके सीखेंगे। अगला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। हमें बच्चे को ऐसा फ्रीडम देना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जहाँ पे बच्चा खुद को फ्री समझे और उस चीज के बारे में पता लगाए। अगला पॉइंट है खेल कूद का सिद्धांत, यानी कि बच्चे को यहाँ पे हम प्ले वे मेथड से चीजें सिखाते हैं। बच्चे यहाँ पे बर्डन की तरह उस चीज को ना समझे। अगर यहाँ पे बच्चा बर्डन की तरह किसी चीज को सीखेगा तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाएगा। हम लोगों को बच्चे को इस तरीके से तैयार करना है कि बच्चा वहाँ पे किसी चीज की डिस्कवरी करे। अगला सिद्धांत है उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी कि हम लोगों को पहले से ही बच्चों को यहाँ पे कुछ उद्देश्य दे देना है जिसके अनुसार बच्चा यहाँ पे किसी कार्य को करेगा और उन उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ उद्देश्य जो कि अनुसंधान विधि के अंदर रखे गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। पहला पॉइंट है टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग, यानी कि इस विधि के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा यहाँ पे खुद किसी चीज के बारे में आत्म अधिगम कर सके, सेल्फ लर्निंग यहाँ पे कर सके। अगला पॉइंट है टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे हम बच्चे के अंदर तार्किक तर्क यानी कि क्रिटिकल तरीके से किसी चीज के बारे में सोचने की एबिलिटी बच्चे के अंदर लेके आते हैं। अगला पॉइंट है टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द एटीट्यूड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। यहाँ पे बच्चा किसी चीज के बारे में तर्क प्रस्तुत करने लग जाए, हमें इस तरीके की सेक्शन यहाँ पे देनी है। अगला पॉइंट है टू डेवलप अमंग स्टूडेंट द साइंटिफिक थिंकिंग। देखिए अगर हम चाहते हैं कि बच्चा किसी चीज के बारे में खोजे यानी कि डिस्कवरी करे, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड हम लोगों को लेके आना होगा। साइंटिफिक एटीट्यूड या फिर आप कह लीजिए साइंटिफिक थिंकिंग की मदद से बच्चा यहाँ पे किसी चीज के बारे में यहाँ पता लगाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इस विधि के कुछ गुण यानी कि मेरिट्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। पहला पॉइंट है इट डेवलप साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड ऑफ माइंड इन दी चिल्ड्रन। यहाँ बच्चों के अंदर वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण हम विकसित करते हैं। कहीं ना कहीं साइंटिफिक एटीट्यूड ला के ही आप इस विधि के मदद से बच्चे को सिखा सकते हैं। और अगर आप क्रिटिकल एटीट्यूड यानी कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बच्चों के अंदर नहीं लेके आ पाएंगे तो बच्चा कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेगा, और जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा किसी चीज के बारे में सीख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। अगला पॉइंट है द स्टूडेंट लर्न द आर्ट ऑफ प्लानिंग देयर प्रोग्राम। यहाँ पे बच्चा किसी भी कार्यक्रमों की जो योजना होती है उनको बनाने की कला उनके अंदर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपना रहे हैं और बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग मेथड की तरफ लेके जा रहे हैं। अब चलिए आगे जरा कुछ और गुण डिस्कस करें अनुसंधान विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड की। यहाँ पे अगला पॉइंट है इट फॉस्टर्स सेल्फ एक्टिविटी इन दी स्टूडेंट। यहाँ पे हम बच्चे के अंदर आत्म गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, इसे फॉस्टर करते हैं। अगला पॉइंट है द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इज सॉल्व एज द चिल्ड्रन रिमेन बिजी इन देयर वर्क। कई बारी हमने ये देखा है कि बच्चों के अंदर अनुशासन की समस्या होती है। इस विधि से आप अनुशासन की जो समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे बच्चा क्या है, किसी कार्य में व्यस्त है, यानी कि बच्चा यहाँ पे बिजी है, तो कहीं ना कहीं बच्चा इनडिसिप्लिन बिहेवियर को छोड़ देगा और बच्चे के अंदर यहाँ पे अनुशासन आ जाएगा। बच्चा एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बन जाएगा। अब चलिए जरा इस विधि के कुछ अवगुण यानी कि आप कह लीजिए डीमेरिट को जरा डिस्कस करते हैं।
लिमिटेशन यानी कि कुछ सीमाएं जरा डिस्कस करते हैं जो कि अनुसंधान विधि के अंदर हमें दी गई है। यहाँ पे हमें बता रखा है दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्राइमरी क्लासेस, यानी कि प्राथमिक वर्ग के लिए ये विधि उतनी ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि बच्चा खुद करके सीखे। यहाँ पे आपको बच्चे की सहायता करनी होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ वेरी स्लो मेथड। इसे काफ़ी धीमी विधि माना जाता है और कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जाती है कि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से पूरा हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हैं, यानी कि बच्चे को कुछ करके यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो इसमें आपका ज़्यादा समय लग सकता है और हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से ख़त्म ना हो। आई होप आप लोगों को अनुसंधान विधि क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले यूनिट को जरा डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला यूनिट जो कि है वैन हेले का ज्योमेट्रिकल मॉडल गिवन बाय वैन हेले, जिसके अंदर हम लोगों को ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर किस तरीके से लेके आनी है, इससे रिलेटेड हम लोगों को कॉन्सेप्ट बताए गए थे। और ये जो मॉडल है ये हस्बैंड वाइफ ने दिया था, जिनका नाम था दीना वैन हेले गलफोर्ड और दूसरे थे पेरे वैन हेले। और इन्होंने हमें क्या किया, इन्होंने हमें बताया कि हमें बच्चों के अंदर ज्योमेट्रिकल लर्निंग को किस तरीके से बढ़ाना है। इनका यह मॉडल हमें यह वर्णित करता है कि हमें छात्रों में किस तरीके से ज्योमेट्री समझ को लेके आना है, ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से बढ़ाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से काम किया था, वे किस तरीके से ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। इनका यह मानना था कि बच्चों के अंदर जो ज्योमेट्रिकल रीजनिंग होती है वे कब शुरू हो जाती है, ज्योमेट्री तर्क तब शुरू हो जाते हैं जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है। स्कूल में प्रवेश करने से पहले ही कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर आ जाती है, और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती है इंडिविजुअल पे, हम लोगों पे, हमारा एज ग्रुप पे, यानी कि हम कितने एज के हैं इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है, और साथ ही साथ हम किस तरीके के हम लोगों को स्कूल में प्रोग्रेस सिखाई जा रही है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का क्या लेवल है, हमारी क्या एज है, और साथ ही साथ हमें स्कूल में किस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, किस तरीके से सिखाई जा रही हैं, इन सभी चीज़ों पे ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग, ज्योमेट्री तर्क डिपेंड करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लेवल जो कि हमें वैन हेले ने अपने मॉडल के अंदर दिया था। इन्होंने सबसे पहला जो लेवल है इसे जीरो लेवल का नाम दिया, और जिसके अंदर इनका ये मानना है कि हम लोग ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप करते हैं, जो सबसे पहला कार्य करते हैं, वो है विजुअलाइजेशन। यानी कि हम लोग सबसे पहले बच्चे को ये नहीं बोलते कि बच्चा सीधा प्रॉपर्टी को समझे या फिर बच्चा पहले सूत्र बनाए। बच्चा पहले चीज़ों को, शेप को, आकृतियों को पहचानना सीखे। बच्चा यहाँ पे शेप को रिकॉग्नाइज करे। अगर बच्चे के सामने कोई दो शेप रखी गई हैं तो बच्चा उनको देख के उनके बारे में कितनी चीज़ें बता पा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहला लेवल जो बच्चे को सिखाते हैं वो है जीरो लेवल, जिसके अंदर विजुअलाइजेशन आ जाता है। यहाँ पे बच्चा किसी भी आकृति को लेके, किसी भी शेप को लेके किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बिठा पाता है, जिस तरीके से वो चीज़ उसे दिखाई पड़ रही है। जैसे अगर एक बच्चे को एक त्रिकोण दिखा दिया जाए, ट्रायंगल दिखा दिया जाए, तो इसको देख के बच्चा क्या क्या इसके बारे में बता पा रहा है, ये विजुअलाइजेशन स्टेज के अंदर आ जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला लेवल जिसे इन्होंने एनालिसिस, जिसको विश्लेषण का नाम दिया है, जिसके अंदर बच्चा चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर पाएगा। यानी कि बच्चा इस स्टेज तक आते आते कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख जाता है और आइडेंटिफाई करने लग जाता है किसी भी शेप के, किसी भी फिगर के पार्ट्स को। यहाँ पे बच्चा किसी भी चीज़ को पहचानना शुरू कर देता है और उसे वर्णन करना शुरू कर देता है अपने खुद की लैंग्वेज में। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बच्चों को धीरे धीरे प्रॉपर्टी की समझ आ जाती है। जैसे कि अगर मैंने एक बच्चे को स्क्वायर दिखा दिया तो बच्चे को स्क्वायर के बारे में इतना पता चल जाएगा कि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, और जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे विश्लेषण, यानी कि बच्चा एनालिसिस चीज़ों के बारे में करना शुरू कर देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लेवल को डिस्कस करते हैं जो कि है इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसे बोलते हैं अनौपचारिक कटौती। इस स्तर के अंदर बच्चा क्या करता है, किसी भी आकृतियों के गुणों को यहाँ पे पहचानना शुरू कर देता है और उनके बीच में संबंध यहाँ पे
खोजने लग जाता है। जैसे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और साथ ही साथ स्क्वायर की जो एंगल होते हैं, जो कोण होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके की इनकी प्रॉपर्टी को समझने लग जाता है, और इनकी प्रॉपर्टी के बीच में क्या यहाँ पे संबंध दिए गए हैं, इनके गुणों के बीच में क्या संबंध है, इस चीज़ की जो समझ है बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाती है। इसको यहाँ पे वैन हेले ने लेवल 2 का नाम दिया है। देखिए, ये तीसरा स्तर है जिसे लेवल 2 बोला गया है, क्योंकि वैन हेले का जो मॉडल है वो 0 लेवल से शुरू होता है। अब चलिए अगले लेवल को जरा डिस्कस करें, जो कि है फॉर्मल डिडक्शन, जिसे हम औपचारिक कटौती के नाम से जानते हैं। इस लेवल तक आते आते बच्चा किसी भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को समझने लग जाता है, यानी कि यहाँ पे किसी जटिल ज्योमेट्री अवधारणाओं को बच्चा समझने लग जाता है। और अब हम डिस्कस करेंगे अगले लेवल को। अगला लास्ट लेवल यहाँ पे है रिगर्स, जिसे हम कठोर शब्द के नाम से भी जानते हैं। ये एक फाइनल लेवल होता है बच्चे की ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, यानी कि ज्योमेट्री तर्क को समझने के लिए। और यहाँ पे आते आते बच्चा किसी कॉन्क्रीट मटेरियल को सीखने लग जाता है। यहाँ पे किसी भी ज्योमेट्रिकल रीजनिंग को कंपेयर करने लग जाता है, और किसी भी रिजल्ट को यहाँ पे कंक्लूड करके, यानी कि किसी भी परिमाण की समझ बच्चे में आ जाती है। सीटेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो वैन हेले का मॉडल है ये किस पे बेस्ड है। ये ज्योमेट्रीय तर्क यानी कि ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ये सीटेट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आपको ये मॉडल तैयार करना है। अब चलिए अगले यूनिट को जरा डिस्कस करें। अब हम डिस्कस करेंगे अगला यूनिट, जिसके अंदर हम कुछ शिक्षण विधियां डिस्कस करेंगे, यानी कि टीचिंग मेथड डिस्कस करेंगे, जो कि गणित यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। पहली विधि है आगमन विधि, जिसे हम इंडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को पहले कुछ उदाहरण दे देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल दे देते हैं, और उसके मदद से बच्चा यहाँ पे रूल को, यानी कि फॉर्मूले को, सूत्र को समझ पाता है। ये जो विधि है ये प्राथमिक स्तर पे एक अच्छी विधि मानी जाती है, जिसकी मदद से हम पहले उदाहरण देके बच्चे को रूल की तरफ लेके आते हैं। अगली विधि है डिडक्टिव मेथड, जिसे हम निगमन विधि के नाम से जानते हैं। ये आगमन विधि का जस्ट उल्टा होता है। इसमें पहले हम बच्चे को रूल बता देते हैं, यानी कि फॉर्मूला बताते हैं, और उसके बाद बच्चा एग्जाम्पल को समझता है। और ये जो मेथड है ये हायर क्लासेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर होती है। तो ये देखिए, ये जो आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड है, ये आपका प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पे यूज़ होता है, जबकि डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि जो होता है ये हायर क्लासेस में यूज़ होता है। अगला है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना। यहाँ पे हम बच्चे को बताते हैं कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम डायरेक्शन देते हैं बच्चे को एनालाइज करने के लिए। बच्चा उस चीज़ के बारे में विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, और उसके बाद किसी चीज़ पे कंक्लूजन पे पहुँचता है। अगला है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है जब हम अलग अलग टुकड़ों को जोड़ रहे होते हैं, किसी सेपरेट पार्ट को हम जोड़ के एक फाइनल कंक्लूजन जब हम निकाल रहे होते हैं। और इस तरीके के जो मेथड है ये हमारी टीचिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अगला है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके लिए मैंने एक अलग से आप लोगों के साथ यूनिट डिस्कस किया था, जिसे हम अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को एक तरीके से डिस्कवरी सिखा रहे होते हैं। ये जो ह्यूरिस्टिक शब्द है इसका मतलब है टू फाइंड आउट। जब हम किसी चीज़ के बारे में खोजते हैं, कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स में बच्चे के लॉजिकल जो रीजनिंग है यानी कि तार्किक तर्क है, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बच्चे को साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं देंगे तो बच्चा इस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। तो ये सारी जो शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड है, ये मैथमेटिक्स यानी कि गणित के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आ जाए और बच्चा किसी चीज़ के बारे में सटीक तरीके से सोच पाए, बच्चे किसी चीज़ को मेमोराइज ना करें। मैथ्स पेडागोजी में एक शब्द जो मेमोराइजेशन है उसे बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को गणित में बच्चों को कोई भी चीज़ रटवानी नहीं होती। बच्चा जितना समझ के उस चीज़ के बारे में समझ ग्रहण करेगा, उतना ही उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अब चलिए अगली यूनिट को जरा डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला यूनिट, जो कि है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। और सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पाठ्यक्रम शब्द है इसका क्या मतलब है। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम एक लैटिन शब्द जो कि है करेर, यहाँ से उत्पन्न हुआ है, और इस शब्द का अर्थ है पाठ्यक्रम को चलाना, टू रन द
कोर्स। तो अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम शब्द से क्या तात्पर्य है कि हम स्कूल के अंदर किसी विशिष्ट कार्यक्रम को पढ़ाने में किस तरीके से जोड़ सकते हैं और इसकी मदद से किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो ये जो करिकुलम है ये क्या है, ये एक ऐसा टर्म है जो कि किसी लेसन को या फिर किसी एकेडमिक कंटेंट को स्कूल के अंदर पढ़ाने में हमें एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर मदद करता है। अब चलिए ये जरा डिस्कस करते हैं कि पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। जरा इसके पॉइंट डिस्कस करें। पहला पॉइंट हमारे सामने है, सोचने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यानी कि मैथमेटिक्स जो है एक तरीके से हमारे अंदर एबिलिटी लेके आता है कि हम किसी भी चीज के बारे में सोच सकें। अगला पॉइंट है, ज्ञान विकसित करने में मदद करता है। अगर हम करिकुलम में मैथमेटिक्स को इंक्लूड करते हैं, पाठ्यक्रम में हम गणित को अगर हम डालते हैं तो इसकी मदद से हम बच्चे को एक तरीके से विकसित करेंगे, ज्ञान को अर्जित कर सके। अगला पॉइंट है सहज गति को बढ़ाना, यानी कि इससे हम बच्चों के अंदर स्पीड लेके आएंगे एक तरीके से इंट्यूटिव तरीके से। अगला पॉइंट है मैथमेटिक्स इज कंसीडर एज द फादर ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स यानी कि गणित को विज्ञान का फादर माना जाता है। तो देखिए इसकी मदद से, मैथमेटिक्स की मदद से हमारा जो करिकुलम है वो और बढ़िया हो सकता है, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसको हम और ज़्यादा निपुण बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रम के अंदर गणित को हमें लेके आना है ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट यहाँ पे देखा जा सके। इसके अलावा जरा आप डिस्कस करते हैं कि कोठारी आयोजन के अंदर, कोठारी कमीशन के अंदर हमें क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। तो देखिए कोठारी कमीशन और ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, दोनों ही ये बताती हैं कि गणित जो है एक महत्वपूर्ण विषय है और इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है अगर हमें बच्चों का एक तरीके से संपूर्ण विकास करना है। तो यह नोट किया गया है कि जो सामान्य गणित है वह कक्षा 10 तक अनिवार्य कर दी गई है, जबकि गणित को 11वीं कक्षा से एक विकल्पित विषय यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बना दिया गया है। यहाँ पे हमें बता रखा है कि कोठारी कमीशन और साथ ही साथ अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन देखें तो ये दोनों के दोनों एक चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं कि हम लोगों को स्कूल एजुकेशन के अंदर मैथमेटिक्स को इंक्लूड करना कंपलसरी है और साथ ही साथ हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अपने माइंड में नोट करना होगा कि जो जनरल मैथमेटिक्स है यानी कि सामान्य गणित है ये 10वीं कक्षा तक कंपलसरी कर दिया गया है, क्लास 10 तक कंपलसरी है, जबकि जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो एक तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा गया है हायर क्लासेस के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है कि स्कूल पाठ्यक्रम में गणित रखने के क्या कारण हैं। रीज़न हमें बता रखे हैं कि स्कूल के करिकुलम के अंदर हमें मैथमेटिक्स को क्यों इंक्लूड करना चाहिए। पहला पॉइंट है मैथमेटिक्स इज द बेसिस ऑफ ऑल साइंसेस। गणित सभी विज्ञानों का आधार है। एक तरीके से अगर आप विज्ञान की शिक्षा बच्चे को देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गणित की शिक्षा भी बच्चे को देना होगा, क्योंकि साइंस सीखने के लिए मैथमेटिक्स जो है एक तरीके से बेस का काम करता है। अगला पॉइंट है मैथ्स प्रोवाइड अ डेफिनाइट वे ऑफ थिंकिंग। गणित बच्चों के अंदर एक निश्चित तरीके से सोचने की शक्ति बच्चों को प्रदान करता है। अगला पॉइंट है गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, यानी कि मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिकल एटीट्यूड को बच्चे के अंदर जनरेट करता है। यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाना शुरू करता है। अगला पॉइंट है मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। गणित जो है वो मानव जीवन से संबंधित होता है। इन सभी कारणों की वजह से हमें अपने पाठ्यक्रम के अंदर गणित को एक स्थान देते हैं, मैथमेटिक्स को एक प्लेस देते हैं हमारे करिकुलम के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यूनिट डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गणित अधिगम अवस्थाओं के बारे में, मैथमेटिक्स लर्निंग फेजेस के बारे में। अगर हम एक बच्चे को देखें तो वे जन्म से किशोरावस्था तक 6 अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसमें वे गणित का अधिगम करता है। तो चलिए इन जरा अवस्थाओं को डिस्कस करें। पहली अवस्था हमारे सामने है आरंभिक अवस्था, जिसे हम इमर्जिंग फेज के नाम से जानते हैं।
जिसमें बच्चे की आयु जन्म से लेकर 3 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को देख के उनके बारे में चीज़ें बता पाते हैं। जैसे कि अगर मैंने 2 शेप, 2 आकृति बच्चों के सामने बना के दे दी, तो बच्चे इन दोनों को देख के क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे बता पाएँगे, इनका साइज़ बता पाएँगे, इनका शेप बता पाएँगे। तो कहीं न कहीं बच्चे के अंदर विज़ुअलाइज़ेशन की क्वालिटी आ जाती है। इस अवस्था को हम आरंभिक अवस्था के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा भी गया है कि विज़ुअल अपीयरेंस बच्चा ऑब्जेक्ट का सीख पाता है। अगली अवस्था को ज़रा डिस्कस करते हैं, जो कि है मिलान अवस्था, जिसे हम मैचिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें बच्चे की जो आयु होती है वह 3 से लेकर 5 वर्ष की होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोमन काउंटिंग में ये नंबर लिखे गए हैं और यहाँ पे आपके नॉर्मल नंबर लिखे गए हैं। यहाँ पे बच्चा एक तरीके से 2 अलग-अलग संख्याओं को, 2 अलग-अलग गिनतियों को मिलान करना यहाँ पे सीख जाएगा कि इसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 5 है। इस तरीके के बच्चा चीज़ों को मैच यहाँ पे कर पाएगा। तो एक तरीके से बच्चों के अंदर काउंटिंग जो होगी वो अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे बच्चा रुपीस को भी मैच कर पाएगा कि मेरे पास इतने रुपए हैं और आपके पास इतने। अगर बच्चों को यहाँ पे जो कॉइन्स है वो गिनने को दे दी जाए तो। अगला फेज हमारे सामने है, अगली अवस्था हमारे सामने है क्वांटिफाइंग फेज, जिसे हम परिमाणात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था को समझने के लिए एक उदाहरण को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे लिखा गया है एक नंबर 6। अब इस 6 को हम कितने तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं? जैसे कि 2 और 4 अगर इनका योग कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए तो भी आएगा 6, और 3 और 3 इनका योग किया जाए, इनको ऐड किया जाए तो भी आंसर आएगा 6। तो यानी कि यहाँ पे आते आते बच्चा किसी संख्या का विभाजन करना सीख जाता है। किसी नंबर को कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका बच्चा तरीका यहाँ पे सीख चुका होता है। और इसमें बच्चे की जो आयु होती है वह 5 से लेकर 6 वर्ष की होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अवस्था को जरा डिस्कस करें, जो कि है पार्शनेटिंग फेज, जिसमें बच्चा पूरे तरीके से विभाजन करना, एक्सपैंड करना किसी नंबर को सीख जाता है। जैसे कि एक उदाहरण अगर हम ले लें तो यहाँ पे ले लिया है 343। तो हम इसे किस तरीके से तोड़ सकते हैं, किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं? जैसे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 300 प्लस 40 प्लस 3। तो देखिए 300 प्लस 40 प्लस 3 जो है वो 343 के बराबर है। तो बच्चा यहाँ पे पूरी तरीके से संख्याओं का विभाजन सीख जाता है। बच्चा एक लार्ज नंबर को एक्सपैंड करना सीख जाता है। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इससे पहले भी बच्चा यही चीज कर रहा था, विभाजन कर रहा था, पर इससे पहले जो बच्चा यहाँ पे विभाजन कर रहा था, यहाँ पे वह छोटी संख्याओं का विभाजन कर रहा था। जबकि अगले ये जो स्टेज है यानी कि पार्शनेटिंग फेज है, इसमें बच्चा बड़े नंबर को यहाँ पे एक्सपैंड करना सीख चुका है। यहाँ पे आते आते लार्ज नंबर का एक्सपेंशन बच्चा समझ चुका होता है। और जो बच्चे की आयु होती है ये होती है 6 से लेकर 9 वर्ष की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेज को जरा डिस्कस करें, जो कि है फैक्टरिंग फेज, गुणनखंडीय अवस्था, जिसमें बच्चे की आयु 9 से लेकर 11 वर्ष की होती है। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें तो ये हम कहेंगे कि अगर एक पेंसिल 3 रुपए की आती है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की आएगी। इस तरीके की जो समस्या होती है इनका समाधान करना बच्चा यहाँ पे सीख जाता है कि अगर एक पेंसिल यहाँ पे 3 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5 पेंसिल यहाँ पे 15 रुपए की होगी। तो इस तरीके की समस्याओं को बच्चा यहाँ पे गुणनखंड करना सीख जाता है। अभी हमने 5 अलग अलग अवस्थाओं को जरा डिस्कस किया है, जिसकी मदद से बच्चा गणित का अधिगम करता है। अब चलिए अगली अवस्था को भी जरा डिस्कस करें। अगली अवस्था हमारे सामने है ऑपरेटिंग फेज, जिसे हम सक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे की आयु 11 से लेकर 13 वर्ष की होती है। और क्योंकि इसका नाम ऑपरेटिंग फेज रखा गया है, इसमें बच्चा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे रूल को अच्छी तरीके से समझ चुका होता है। और किसी भी बड़े नंबर को अच्छी तरीके से एक्सपैंड करने की बच्चे में क्वालिटी आ जाती है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है 632। 632 को हम किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 600 प्लस 30 प्लस 2। और साथ ही साथ इसे हम और कितना एक्सपैंड कर सकते हैं? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो देखिए कितने तरीके से एक्सपेंशन पॉसिबल है किसी भी नंबर का। यहाँ पे आते आते बच्चा इस चीज को समझ जाता है।
यहाँ पे बच्चे के अंदर सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होती हैं, एक तरीके से सक्रिय आधारभूत जो अवस्था होती है ये, इसके अंदर बच्चा कंप्लीट तरीके से गणित का पूरा आधार यहाँ पे समझ पाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जरा डिस्कस करेंगे अगली यूनिट को, जो कि है औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। ये जो मूल्यांकन शब्द है इसका क्या मतलब है, जरा इसे डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन शब्द का क्या मतलब है, ये एक तरीके से ब्रॉड टर्म माना जाता है, एक बड़ा टर्म माना जाता है अगर हम किसी भी टेस्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहें। मूल्यांकन के अंदर सभी प्रकार की परीक्षाएं शामिल होती हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, यानी कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन्हें पूरा किया जा सके और हमें ये पता चल सके कि बच्चा कितनी अच्छी तरीके से ज्ञान को अर्जित कर पा रहा है, नॉलेज को यहाँ पे गेन कर पा रहा है। तो देखिए, अगर हम इसे टेस्ट से जोड़ें तो ये टेस्ट से एक बड़ा टर्म माना जाएगा, जिसके अंदर हम बच्चे का एक ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे का चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बता रखा है इवैल्यूएशन इज अ broader term than test. It include all type of test and examination in it. Its purpose is not only to check the knowledge of the learner but all the aspect of the learner. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चे की नॉलेज को चेक नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे हम बच्चे की समझ को भी यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों के बारे में सीखता है। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन के क्या लक्षण है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इवैल्यूएशन के जरिए से डिस्कस करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि सतत प्रक्रिया है जो कि चलती रहती है हमारे शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अगला लक्षण है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि ये जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, ये व्यापक होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ज्ञान नहीं देखना, बच्चे का नॉलेज नहीं देखना, हमें बच्चे का सारे एस्पेक्ट देखने हैं कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का कोग्निटिव यानी कि संज्ञान कितने अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो हमें एक तरीके से व्यापक तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करना है। अगला पॉइंट है चाइल्ड सेंटर। ये जो हम मूल्यांकन करें ये पूरे तरीके से बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे टीचर सेंटर लर्निंग नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण बच्चे को देना है। अगला पॉइंट है, हमें मूल्यांकन इस तरीके से करना है कि हम यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग बच्चे को दे पाए। देखिए, अगर आप यहाँ पे मूल्यांकन करते हो, आपको पता चलता है कि आपके जो स्टूडेंट हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वीक है, तो आपको उसके बाद यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण भी रखना चाहिए, जिसकी मदद से बच्चे को रेमेडी मिल सके और बच्चे की जो गलतियाँ हो रही थी वो ठीक हो सके। अगला यहाँ पे बता रखा है कि हमें टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियों पे भी ध्यान देना है। मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ बच्चे का नहीं हो रहा, यहाँ पे शिक्षण विधियों का भी हो रहा है। टीचर किस तरीके से किसी चीज को पढ़ा रही है, इस चीज का भी यहाँ पे इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे औपचारिक असेसमेंट यानी कि औपचारिक मूल्यांकन, जिसे हम फॉर्मल असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये जो फॉर्मल असेसमेंट होता है ये एक तरीके से व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक, पूर्व नियोजित यानी कि प्री प्लान होना चाहिए। इसके अलावा डाटा आधारित, डाटा बेस हमें टेस्ट लेने, जो यह मापता है कि बच्चे ने क्या और कितने अच्छे तरीके से सीखा। इसे हम फॉर्मल असेसमेंट यानी कि औपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। तो देखिए, फॉर्मल असेसमेंट क्या है, ये एक ऐसा असेसमेंट है जो कि सिस्टमैटिक, प्री प्लान यानी कि पूर्व नियोजित और प्लान डाटा बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर हम ये मेजर करें कि बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से और कितना सीखा है। अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जिसे हम मान्यता प्राप्त परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। अगला है अचीवमेंट टेस्ट, जिसे हम उपलब्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। अगला है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम बच्चे की अभिक्षमता को पहचानते हैं। तो इसे हम औपचारिक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं, जो कि प्री प्लान्ड और एक तरीके से सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे अनौपचारिक मूल्यांकन, जिसे हम इनफॉर्मल असेसमेंट के नाम से जानते हैं। ये जो इनफॉर्मल असेसमेंट होता है यानी कि अनौपचारिक तरीके से जब हम मूल्यांकन करते हैं, ये सहज रूप से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के साथ कक्षा के अंदर लेना चाहिए, जिसके अंदर हम लोगों को ये पता चल सके कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ कितनी चीजें सीख रहा है।
हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि हमें क्लासरूम में जाना है और पढ़ाना है और वापस आ जाना है। हमें कहीं न कहीं बच्चों की कक्षा में ही बच्चों का मूल्यांकन करना है, जिससे हमें समझ में आ सके कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ के बारे में सीख पा रहा है और बच्चे को कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, ये जो इनफॉर्मल असेसमेंट है, ये एक तरीके से स्पॉन्टेनियस फॉर्म में असेसमेंट होना चाहिए, जो कि हम डे बाय डे एक्टिविटी के थ्रू ले सकें और क्लासरूम में होने वाली एक्टिविटी के थ्रू ही हम बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको और साथ ही साथ प्रोग्रेस है उसको हम मेज़र कर सकें। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है चेकलिस्ट, अगला बता रखा है पोर्टफोलियो, अगला ऑब्जर्वेशन जो है सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है अगर हम किसी भी बच्चे को मेज़र करना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब चलिए अगली यूनिट को ज़रा डिस्कस करें, जो कि है सामुदायिक गणित, जिसे हम कम्युनिटी मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए, समुदाय और गणित को जोड़ने की क्या ज़रूरत है? अगर बच्चा गणित को सीखेगा, गणित का अधिगम करेगा, तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसके डे टू डे लाइफ में भी वो चीज़ काम आ सके। अगर बच्चे ने जो गणित का अधिगम किया है, वो उसकी डे टू डे लाइफ में काम नहीं आ रहा, तो कहीं न कहीं इस चीज़ का कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं रह जाता, कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। हमें क्या करना है, बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाते हुए गणित का अधिगम बच्चे को कराना है। तो यहाँ पे बता रखा है पहला पॉइंट, मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट सोशल इंपॉर्टेंस। अगर हम सामाजिक महत्व की बात करें तो गणित एक ऐसा विषय माना जाता है जिसका समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। इट हेल्प इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर। ये जो गणित है ये हमारे सामाजिक ढांचे और संगठन के रखरखाव में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कहीं ना कहीं मैथमेटिकल नॉलेज हम लोगों को एक सामाजिक प्राणी बनाती है और हमारे जो समाज के ढांचे हैं उनका संगठन और रखरखाव में भी हमें मदद करती हैं। इसके अलावा अगर हम महान नेपोलियन की बात सुने तो ग्रेट नेपोलियन का ये कहना था, द प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक विद द प्रोस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। इनका ये मानना था कि अगर बच्चा मैथमेटिक्स में प्रोग्रेस करेगा, इम्प्रूवमेंट लाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे राज्य की समृद्धि को भी साथ में जोड़ता चला जाएगा। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें, सामुदायिक जीवन में गणित का क्या महत्व होता है, यानी कि यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स की बात बोली गई है। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एथिकल वैल्यू, यानी कि हमें इसे नैतिक मूल्य को बच्चे को सिखाने में मदद करता है। इससे बच्चे का जो नैतिक मूल्य है इनका विकास देखने को मिलता है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यू, बच्चे के अंदर जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उनका भी विकास होता है। अगला पॉइंट हमारे सामने है बच्चों के अंदर जो साइकोलॉजिकल वैल्यू है, यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्य है, इनका भी विकास होता है। पहला क्वेश्चन है, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? हाउ विल यू कैटर टू द नीड ऑफ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव क्लास? पहला ऑप्शन है कि उन्हें हायर अचीवर वाले स्टूडेंट के साथ बिठा देंगे, यानी कि उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ उन्हें बैठने को कहेंगे। अगला है यूज ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड एंड रिसोर्स, यानी कि अपनी जो शिक्षण विधियां हैं उनमें वैकल्पिक प्रणालियों को और साधनों का प्रयोग हम करेंगे। अगला है सेंड देम टू स्पेशल एजुकेटर, यानी कि उन्हें सीधा हम किसी स्पेशल एजुकेटर के पास भेज देंगे, या फिर प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रैक्टिस, यानी कि उन्हें अभ्यास के लिए हम अतिरिक्त समय देंगे। देखिए, अगर आपकी क्लास एक समावेशी क्लास है, समावेशी विद्यालय है, तो आप लोगों को उन बच्चों को अलग से सेपरेट नहीं करना और साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर के पास नहीं भेजना। आप लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ ऑल्टरनेटिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर मेथड सोचना है जिनकी मदद से आप अपनी कक्षा में इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकें। इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा गणितज्ञ परिक्रम नहीं है? तो देखिए, चार ऑप्शन यहाँ पे हैं, जिसमें से तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा मेमोराइजेशन, यानी कि कंठस्थ से करना। मेमोराइजेशन जो होता है वो मैथ्स का कभी भी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं होता। इस क्वेश्चन में नॉट वाले ऑप्शन को टिक करना था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, Which of the following is not related to early number concept? निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक संख्या
संकल्पना से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करना, अगला है क्लास इंक्लूजन यानी कि वर्ग समावेश, अगला है कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण कराना। तो देखिए प्राइमरी लेवल पे जब हम अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट देते हैं तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। हम लोग मेजरमेंट जो होता है, मापन जो होता है, वो हम अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं समझाते। तो क्योंकि यहाँ पे नॉट वाले ऑप्शन को टिक करना था, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूमरल, यानी कि संख्याक और संख्या से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है अ न्यूमरल इज अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट नंबर, यानी कि संख्याक एक प्रतीक है जो संख्या को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल ट्रू है। और जो अगला स्टेटमेंट है सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट न्यूमरल, यानी कि सेम जो नंबर होते हैं उन्हें हम अलग अलग न्यूमरल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अ टीचर गिव द फॉलोइंग टास्क टू स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। एक अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिया और कार्य कुछ इस तरीके से था। अरेंज 25 टाइल इन ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर एरे, यानी कि 25 टाइल को उन्हें रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट करना है। तो इनमें से कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होगा ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है, इसमें हमें वॉल्यूम की बात की गई है, यानी कि आयतन की बात की गई है। और जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल में हम लोग एरिया और पेरीमीटर, यानी कि अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल जिसे हम एरिया के नाम से जानते हैं, और पैरामीटर यानी कि परिमाप यहाँ पे निकाल पाते हैं किसी भी रेक्टेंगल का। हम कभी भी आयतन नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम वाले ऑप्शन को इनकरेक्ट बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, जिसमें दे रखा है एरिया, फैक्टर और पैरामीटर। ये जो तीनों चीजें हैं ये एक रेक्टेंगुलर एरे के टाइल से यहाँ पे निकाली जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दूसरा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एबिलिटी टू कंजर्व डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इन मेजरमेंट एज प्रपोज बाय प्याजे। प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विविध भौतिक राशियों के संरक्षण की योजना के विषय में कौन सा कथन सही दिया गया, आपको ये पहचानना है। तो प्याजे ने अपनी थ्योरी के अंदर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करके देखे थे कि अगर बच्चे को 2 बॉटल दे दी जाए और एक बॉटल यहाँ पे पतली हो और एक बॉटल थोड़ी चौड़ी हो, और दोनों में सेम पानी यहाँ पे भर दिया जाए, सेम मात्रा में पानी यहाँ पे भर दिया जाए, तो बच्चा यहाँ पे ए वाली बॉटल में ज़्यादा पानी है बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जो बॉटल यहाँ पे लंबी है वही बॉटल यहाँ पे बड़ी होगी। तो यहाँ पे प्याजे ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों में वॉल्यूम यानी कि आयतन का जो कॉन्सेप्ट है, जो संरक्षण है, वो बाद में आता है। तो पहले बच्चा यहाँ पे वेट को समझ पाता है और उसके बाद बच्चा वॉल्यूम यानी कि आयतन की समझ ले पाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वैन हेले की थ्योरी से पूछा गया है। अभी हमने डिस्कस भी किया था वैन हेले के स्तर को, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है वैन हेले लेवल रेफर टू स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ। वैन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बैठेगा, क्योंकि अगर आप इसकी थ्योरी का पूरा नाम देखें तो थ्योरी का पूरा नाम है वैन हेले लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, यानी कि ज्योमेट्रीय चिंतन के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। इन्होंने बताया था कि बच्चा ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से गेन करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित के प्रश्न हल करने का कौशल है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को गौर करें तो पहले ऑप्शन में आपको मेमोराइजेशन मिल जाएगा, यानी कि कंठस्थ से करना। ये कभी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम सेकेंड ऑप्शन को गौर करें तो यहाँ पे हमें रोट लर्निंग की बात की गई है, यानी कि रट्टा मारने की बात की गई है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे फिर से मेमोराइजेशन यानी कि कंठस्थ से करने की बात की गई है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपको पहला,
दूसरा और चौथा ऑप्शन दे रखा है, ये यहाँ पे हो नहीं सकता। इसके अलावा हमसे पूछा गया था कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा रीजनिंग, यूजिंग वेरिएबल और लुक फॉर अ पैटर्न। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इज बेस्ट सूटेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल नंबर। से यहाँ पे पूछ रखा है कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनखंड के लिए इनमें से सबसे अच्छी शिक्षण अधिगम साधन किसको माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है, वो भी दशमलव यानी कि डेसिमल वाले। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप ग्राफ पेपर की मदद से समझाइए। ग्राफ पेपर में जो बॉक्स बने होते हैं उसके मदद से हम डेसिमल के कॉन्सेप्ट को दशमलव के जो कॉन्सेप्ट है इसके कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन था करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड। राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम किस तरीके से होना चाहिए। पहला ऑप्शन है रिलेटेड टू चिल्ड्रन एवरीडे एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चों के जो प्रतिदिन के अनुभव है उससे संबंधित होना चाहिए, ये अच्छा पॉइंट है। अगला है फोकस ऑन प्रोसीडरल नॉलेज, यानी कि किस तरीके से हम बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रोवाइड रिगर इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि बच्चों को कठोरता से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाना चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला है प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एडवांस मैथमेटिक्स, यानी कि बच्चों को हम यहाँ पे प्रगति गणित के लिए तैयार करें। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। हम लोगों को चाहे प्राइमरी सेक्शन में चाहे अपर लेवल में हम लोगों को अगर मैथमेटिक्स पढ़ानी है तो हमें इस तरीके से पढ़ानी है। एनसीएफ ये बोलता है कि हम लोगों को बच्चों की जो रियल लाइफ है एक्सपीरियंस से उन्हें लिंक करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स पेडागोजी। अगर हम गणितीय अधिगम कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी ये विशेषता नहीं मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है यूजिंग वेरियस टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट, किसी एक सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए हम अलग अलग टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपनाएं, या फिर हम लोग एक स्ट्रिक्ट टाइम रूल दे दें बच्चे को कि आप लोगों को इसी टाइम में ये कॉन्सेप्ट सीखना है। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगला है कि हम लोगों को बच्चों के जो पैटर्न है उन पे फोकस करना चाहिए, या फिर मेकिंग कनेक्शन विद एवरीडे एक्सपीरियंस, बच्चों के जो एक्सपीरियंस है उससे कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा इफेक्टिव नहीं है, और पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम तीसरे पॉइंट को देखें तो बच्चे के एरर के पैटर्न को हमें पहचानना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ भी बच्चे को जोड़ना है। तो देखिए जिसमें मैंने क्रॉस किया है यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें नॉट वाले क्वेश्चन को टिक करना था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू असेस प्राइमरी लेवल स्टूडेंट इन लर्निंग मैथमेटिक्स। प्राथमिक स्तर पर जब हम विद्यार्थियों को गणित अधिगम का मूल्यांकन करेंगे तो इनमें से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है पूछा गया है। तो देखिए नॉट वाले क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से करिएगा। पहला ऑप्शन है डिजाइनिंग टास्क टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोट मेमोराइजेशन एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम लोगों को कुछ ऐसे टास्क डिजाइन करने चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि बच्चा उन्हें याद करके कर रहा है या फिर कॉन्सेप्चुअली उन्हें सीख रहा है, या फिर एनालाइजिंग चिल्ड्रंस एरर टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग, यानी कि बच्चों की रीजनिंग को समझने के लिए हमें उनके एरर को एनालाइज करना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट भी पॉजिटिव है, पहला पॉइंट भी काफी अच्छा है। दूसरा पॉइंट भी अच्छा है कि हमें बच्चों की एरर को एनालाइज करना है, बच्चों के एरर को पहचानना है। अगला है डिजाइनिंग टास्क विच डायलेक्ट मोर देन वन लेवल ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि हमें कुछ ऐसे टास्क डिजाइन करने चाहिए जिसमें बच्चा एक से ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्स कर पाए। ये तो काफी अच्छा पॉइंट होगा, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। अगला है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टास्क
फोकस करना है कि टास्क यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में नॉट वाले ऑप्शन को टिक करना था, इसलिए फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और हमें यहाँ पे प्राइम नंबर की बात की गई है। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में जाती हैं, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये हमारी हो गई प्राइम नंबर। और पहले स्टेटमेंट में हम लोगों को बोल रखा है, पहले कथन में बोल रखा है कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, यानी कि सभी प्राइम नंबर जो होते हैं वो अभाज्य संख्या है, ऑड नंबर है। और ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो आपका 2 के टेबल में नहीं जाती, जैसे कि हो गए 3, 5, 7। और यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, यानी कि सभी के सभी प्राइम नंबर जो है वो ऑड नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है जो कि एक प्राइम नंबर है, जबकि ये ऑड नंबर नहीं होता। तो इस हिसाब से पहला जो कथन दे रखा है यही यहाँ पे असत्य हो जाएगा, यही यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों के साथ इंग्लिश पैडागॉजी और साथ ही साथ ईवीएस की क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th की एनसीईआरटी की कंप्लीट रिवीजन कराई है, और साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 की साइंस की भी आप लोगों के साथ रिवीजन कराई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।